हेलो एवरीवन। तो मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि इंस्टाग्राम पे जो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछेंगे उनमें से मैं 6 क्वेश्चंस सिलेक्ट करके आपको उनके जवाब दूंगा। तो आज वो मैंने 6 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए हैं। वैसे ये वीडियो फ्राइडे को जानी चाहिए थी, पर थोड़ी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, उस वजह से मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, थोड़ा लेट हो गया। तो आज ये वीडियो आपके पास आ रही है। तो इस वीडियो में 6 क्वेश्चन मैंने पकड़े हैं। आपके क्वेश्चन है, लाइव क्वेश्चन है, और इन्हीं क्वेश्चन का हम सोल्यूशन देंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, और आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगी जो भी आपके प्रश्न थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पर अभी भी आगे जाने से पहले सिर्फ 26% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो फटाफट एक बार सब्सक्राइब कर लो, घंटी दबा दो, ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो। डिस्क्लेमर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आया है। हाय सर, कैन यू टेल मी बेस्ट 5 म्यूचुअल फंड फॉर 30,000 मंथली एसआईपी विद 10,000 स्टेप अप फॉर 15 ईयर्स प्लीज। तो सबसे पहले जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छी बात है कि आप 30,000 रुपए महीने की एसआईपी करना चाहते हो, और 5 एक रीजनेबल नंबर है। 15 साल का आपका गोल है विद 10,000 पर ईयर स्टेप अप, मतलब हर साल में आप उसको 10,000 रुपए स्टेप अप करोगे, विच इज वेरी गुड। अब मैं ये मानता हूं कि आपका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा सा मॉडरेट से अग्रेसिव के बीच में होगा, क्योंकि 15 इयर्स एक लंबा पीरियड होता है। तो जब भी आपके पास लंबा पीरियड होता है, आप थोड़ा सा रिस्क ज्यादा ले सकते हैं। तो अगर मैं सलाह दूं और ये कहूं कि 30,000 का आपको 5 म्यूचुअल फंड्स में इक्वली बांटना है, तो यानी कि अपने पास 6,000 रुपए पर म्यूचुअल फंड हो गया। अब इसको ना हम ऐसे देखते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड मैं नाम बताऊं, उससे अच्छा कैटेगरी पे फोकस करते हैं। देखिए, 15 साल के होराइजन में हमारे को जो फोकस करना चाहिए, सबसे पहले हमें कैपिटलाइजेशन बेस्ड म्यूचुअल फंड्स पे जाना चाहिए। अब वहां पे जनरली लोगों को कंफ्यूजन होता है, मैं लार्ज कैप करूं, मिड कैप करूं कि स्मॉल कैप करूं। इसमें मेरा सोल्यूशन होगा, 2 म्यूचुअल फंड्स हमें लेने हैं। एक फ्लेक्सी कैप लेना है और एक मल्टी कैप लेना है। अब आप बोलोगे सर, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में क्या फर्क है? फ्लेक्सी कैप फंड में 100% जो पावर होती है म्यूचुअल फंड में सिलेक्ट करने की, कौन से कैपिटलाइजेशन में कितना पैसा जाना है, वो फंड मैनेजर के हाथ में होता है। जबकि मल्टी कैप में कंपलसरी होता है कि जितना भी पैसा फंड मैनेजर लगाएगा, उसका 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप में लगेगा। बचा हुआ 25% फंड मैनेजर के डिस्क्रिप्शन पे होता है कि वो कहीं भी लगा सकता है। तो अब आप बोलोगे सर, इसमें क्या फर्क होता है? जनरली मैंने देखा है कि इंडिया में जितनी भी फ्लेक्सी कैप स्कीम्स हैं, वो क्या कर रही हैं, वो आपके लिए पैसा ज्यादातर लार्ज कैप में लगा रही। तो उनका एक्सपोजर एनीवेयर अराउंड 60 to 80% तक लार्ज कैप में होता है, और बचा हुआ पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में होता है। पर वहीं जब आप मल्टी कैप में जाते हैं, तो आपको तीनों कैपिटलाइजेशन का इक्वल बंटवारा तो मिलना ही मिलना है। उसके बाद हो सकता है कि फंड मैनेजर का व्यू हो, तो वो ज्यादा से ज्यादा 50% ही लार्ज कैप में डाल सकता है। उसको मिड कैप और स्मॉल कैप को प्ले करना ही पड़ेगा। तो क्या होगा, जब आप फ्लेक्सी कैप लेंगे तो आपका फोकस ज्यादा लार्ज कैप की तरफ हो जाएगा, और जब आप मल्टी कैप लेंगे तो आपका फोकस मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ हो जाएगा। तो आपको ये स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं होगी कि भाई मैं क्या करूं, और मैं मतलब व्हाट शुड आई डू, क्या किस तरीके से मैं अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करूं। ये सारा काम फंड मैनेजर अपने बेसिस पे कर लेगा। जब आप मल्टी कैप फंड सिलेक्ट कर रहे हो, तो ये फोकस करें कि ऐसा मल्टी कैप फंड सिलेक्ट करें कि जिसमें जैसे 25% लार्ज कैप में जा चुका है, तो ऐसा नहीं है कि बचा हुआ जो 25% डिस्क्रिशन है फंड मैनेजर का, वो भी उसने पूरा का पूरा लार्ज कैप में डाल दिया है। कोशिश करिए कि उसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आपको मिड कैप और स्मॉल कैप की मिल जाए। इन दोनों फंड्स के माध्यम से आपको क्या होगा, आपको मिल जाएगा एक टोटल लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का एक्सपोजर। इसमें कोई भी 2 बढ़िया फंड सिलेक्ट कर लीजिए। ऐसे फंड सिलेक्ट करिए जिनके रोलिंग रिटर्न्स ने हमेशा अपने बेंचमार्क को बीट किया है, कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं, और उसका शार्प्स रेशियो बेटर है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बेटर हैं। तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गए 2 फंड्स। तीसरा फंड जो आप ले सकते हैं, तीसरा फंड आपको लेना चाहिए, कुशन लेना चाहिए, जो आपको एक तरीके से डेट, गोल्ड, सिल्वर का भी एक्सपोजर देगा, जिसमें मल्टी एसेट फंड्स आज के दिन बहुत अच्छे हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपको इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर सबका एक्सपोजर, इंटरनेशनल इक्विटी सबका एक्सपोजर मिल जाता है। तो एक मल्टी एसेट फंड जो है वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो एक अच्छा मल्टी एसेट फंड रहेंगे तो उससे आपको गोल्ड, सिल्वर का एक्सपोजर मिलेगा और डेट का प्रोटेक्शन भी मिलेगा। तो 3 फंड हो गए। अब चौथे फंड में आते हैं। चौथा फंड जो आप लेंगे, अब चौथा और पांचवा फंड जो लेंगे ना, वो हम स्टाइल बेस्ड इन्वेस्टिंग पे लेंगे। ठीक है, और इसमें मैं सहवाग और सचिन की जोड़ी को पसंद करता हूं। सहवाग को मैं कहता हूं मोमेंटम प्लेयर, सचिन को मैं कहता हूं वैल्यू प्लेयर। ठीक है, मोमेंटम प्लेयर वो होते हैं जो जब अपने जिनका तेजी का टाइम आता है तो फट 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 शॉट्स मारते हैं, पर जब खराब होती है इनिंग्स तो जल्दी जल्दी आउट भी हो जाते हैं। और वैल्यू प्लेयर वो होता है जो कंसिस्टेंटली रिटर्न देता है। तो इन दोनों की जो जोड़ी जब हम बनाते हैं, तो एक अच्छी जोड़ी हमारे लिए बनती है। तो इसमें आप मोमेंटम और वैल्यू के फंड्स को पिकअप कर सकते हैं। इसमें भी आप इंडेक्स फंड्स, आजकल फैक्टर फंड्स आ चुके हैं, जैसे निफ्टी 500 मोमेंटम 50 है, और निफ्टी 500 वैल्यू 50। देश की टॉप 500 कंपनी से मोमेंटम 50 और वैल्यू 50 को आइडेंटिफाई करके आपके पोर्टफोलियो में बना देगा, और आपके लिए एक अच्छा मोमेंटम वैल्यू पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा। अब ये जब आप सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं, तो एक तरीके से आपने ब्रॉड मार्केट को कंप्लीटली प्ले कर लिया है।
फ्लेक्सी कैप से आपने लार्ज कैप को ज्यादा प्ले कर लिया, मल्टी कैप से आपने स्मॉल कैप और मिड कैप को प्ले कर लिया, मल्टी एसेट से आपने गोल्ड, सिल्वर, डेट, इंटरनेशनल को प्ले कर लिया, और मोमेंटम वैल्यू से आपने स्ट्रेटजीज को प्ले कर लिया। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट पोर्टफोलियो फॉर अ स्पैन ऑफ 15 ईयर्स। आप इस पर बैंक कर सकते हैं और एक अच्छे सीएजीआर की एक्सपेक्टेशन रख के बेंचमार्क यानी कि निफ्टी 500 को बीट करने की अपेक्षा रख सकते हैं। तो ये हो गया भाई पहला जवाब। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और भी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर देना। सेकंड क्वेश्चन आता है, सर मेरी इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स एंड एमएफ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, हेल्थ इंश्योरेंस लेना है बट कौन सा सही रहेगा ये पता नहीं है, आप कुछ अच्छे कंपनी सजेस्ट करिए और कितना कवर लेना चाहिए ये मुझे बताइए। तो भाई ये आ गया इंश्योरेंस का क्वेश्चन। मेरे हिसाब से इंश्योरेंस इंडिया में सबसे कम बात की गई बात है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइफ की सीट बेल्ट है, और खासकर हेल्थ इंश्योरेंस तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में या टर्म इंश्योरेंस में तो आप जब आपके ऊपर लाइबिलिटीज होंगी, आपका शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो फिर भी आपके लिए वो है, बट हेल्थ तो पहले दिन से होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हमको पैरामीटर्स देखने होते हैं कोई भी इंश्योरेंस को सिलेक्ट करने से पहले, सबसे पहला होता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। देखिए, जो आप है ना यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी पे बैंक कर रहे हैं कि भाई ये कंपनी जो है मेरे को जब मेरी हेल्थ खराब होगी तो मुझे पैसे दे देगी, तो कितना क्लेम वो सेटलमेंट करती है उसका एक रेशियो होता है, सीएसआर कहते हैं, क्लेम सेटलमेंट रेशियो। ये 90% से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो भी उसके नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं जहां पे वो कैशलेस चलती है पॉलिसी, उसमें से कोई हॉस्पिटल्स आपके घर के आसपास होने चाहिए। नहीं तो क्या होगा, पता चला कि हॉस्पिटल 50-100 किलोमीटर दूर है और आप जो है जा ही नहीं पा रहे, आप कोई और हॉस्पिटल में चले गए, वहां पे वो नेटवर्क में नहीं है। तो ये भी एक चीज आपको चेक करनी है। और उसके बाद जब आप कंपनी फाइनलाइज करते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखें। जब आपने फाइनल कर लिया चलो मेरे को ये पर्टिकुलर कंपनी का इंश्योरेंस चाहिए, तो उसके बाद कुछ माइनर क्लॉजेस जो आपको इंश्योरेंस के अंदर देखने वो है, रूम रेंट कैपिंग नहीं होनी चाहिए। इस पे बहुत वीडियोस में बना चुका हूं, आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, इंश्योरेंस की अलग प्लेलिस्ट है। कोपे नहीं होना चाहिए और डिजीज वाइज सब लिमिट नहीं होनी चाहिए। ये तीन चीजें आपको अपनी इंश्योरेंस वाले को हमेशा पूछनी है कि भाई ये तीन चीज मेरे को नहीं चाहिए मेरी इंश्योरेंस में। इसके अलावा भाई मैं सब कुछ हम देख लेंगे, बट ये तीन चीज होंगी। तो इसमें क्या होता है, आपका क्लेम जो मिलता है ना वो अमाउंट रिड्यूस हो जाता है। तो ये चीज का ध्यान रखना। अब प्रॉब्लम ये है कि इंश्योरेंस कितने के लिए अगर आप बिल्कुल यंग है तो भी मेरे हिसाब से 10 लाख की इंश्योरेंस आपको लेनी चाहिए, क्योंकि 10 लाख की इंश्योरेंस से फिर वो धीरे धीरे आपको नो क्लेम बोनस मिलता है, तो वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। अगर आपको ऐसा बातें नहीं समझ आ रही हैं तो जैसे मैं खुद भी डिट्टो वेबसाइट यूज करता हूं, डिट्टो इंश्योरेंस की वेबसाइट यूज करता हूं, वहां पे जाके आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। वहां पे उन्होंने बहुत रिसोर्सेज दिए हुए हैं, और सबसे मजेदार बात यह है कि डिट्टो के साथ जाके आप एक फ्री कॉल सेटअप कर सकते हैं। 30 मिनट्स की आपकी टोटली कॉल फ्री हो जाएगी, आपको कोई पैसे नहीं देने, और आप वहां पे जाके हजारों सवाल पूछिए। ये सारे सवाल आप उनसे डिटेल में पूछिए। प्लस इनका जो स्पैम फ्री सिस्टम है ना, ये आपका डेटा आने के बाद भी, आपका कॉल आने के बाद भी आपको स्पैम नहीं करेंगे, कभी बार बार फोन करके तंग नहीं करेंगे। अगर आप सेटिस्फाई हो जाएं सारे एक्सप्लेनेशन से तो आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस बेचते वक्त ही जो है आपके साथ बात करते हैं, इनका क्लेम्स के टाइम भी आपको फुल सपोर्ट मिलता है। तो अगर इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म साथ में हो ना, तो आपको एंट्री से लेकर एग्जिट तक हर चीज बहुत स्मूथ हो जाती है। मैं खुद भी इसी वेबसाइट को यूज करता हूं, इसलिए आपको रेकमेंड कर रहा हूं। तो अगर आपको भी 30 मिनट्स की फ्री कॉल बुक करनी है इनके साथ, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके क्लिक कर लीजिए और वहां से अपनी कॉल को बुक कर लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस के जवाब वो बहुत आसानी से आपको दे देंगे और आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। उनकी वेबसाइट भी देख सकते हैं, वेबसाइट पे भी उन्होंने सारे एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पसंद आ रहा है लाइक जरूर करना। अब अगला क्वेश्चन है, अगर किसी के पास 2 लाख रुपए का लमसम है तो वो म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करेगा। भाई देखिए, 2 लाख का लमसम है तो सबसे पहले अपने को गोल बनाना पड़ेगा कि इस पैसे को हमें डालना क्यों है, कब तक है, और हमें उससे क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है, यानी 3 साल से नीचे का गोल है, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में मत डालिए, बिल्कुल मत डालिए। मार्केट्स वॉलेटाइल होती हैं, आप झेल नहीं पाओगे, और कल को अगर मार्केट्स 3 साल तक फ्लैट रह गई तो आपको बड़ा दुख होगा। तो 3 साल से नीचे कोई भी डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड में आप पैसा डाल सकते हैं। अगर आपका व्यू 3 साल से लेकर 6 साल के बीच में है, तो आप कोई ऐसे नॉर्मल हाइब्रिड फंड में डाल दीजिए जिसमें 65-70% तक जो है वो डेट होगा और 30%-40% तक जो है वो इक्विटी होगा। जब आपका होराइजन 6-7 साल से बढ़ जाता है, तब आप इक्विटी की तरफ ज्यादा मूव कर सकते हैं। अगर आपका होराइजन 10 साल का है, तो 10 साल के केस में आप अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में पैसा डाल सकते हैं, जिसमें 60-70% इक्विटी होगा और 20-30% डेट होगा। और अगर आप 10 साल से ज्यादा देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई राइट मल्टी एसेट फंड में पैसा डाल सकते हैं, या किसी ना किसी अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा डाल सकते हैं, या इन दोनों में डिवाइड कर सकते हैं। तो लमसम जो है बहुत रिस्की हो जाता है, क्योंकि एंट्री यहां पे थोड़ी सी मैटर करती है। पर लमसम तब रिस्की नहीं होता जब आप लंबे समय के लिए निवेश करते हैं। तो अगर आप छोटे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो इक्विटी मार्केट्स में मत आइए, डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में निवेश करिए, और बहुत जबरदस्त आपको प्रोटेक्शन भी रहेगी और ठीक ठाक रिटर्न्स भी बन जाएंगे। जैसे जैसे आपका ड्यूरेशन बढ़ता है, वैसे वैसे इक्विटी का कंपोनेंट बढ़ाते रहिए। 10 साल के बाद आप अग्रेसिवली इक्विटी की तरफ जा सकते हैं, यानी 60-70% आप इक्विटी की तरफ मूव कर सकते हैं। तो ये मैंने सवाल का जवाब दे दिया कि 2 लाख रुपए अगर आपके पास है तो लमसम में कैसे निवेश करें, ये मैंने आपको बता दिया। पसंद आया तो लाइक जरूर करना।
अब अगला क्वेश्चन आता है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड राइट टाइम टू इन्वेस्ट, नॉट गिविंग मच रिटर्न इन दिस पीरियड। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ओमकारिया जी, और इससे माइंडसेट का पता चलता है। अगर आप पीरियोडिक रिटर्न्स ढूंढ रहे हो ना स्मॉल कैप के, तो स्मॉल कैप आपके लिए कैटेगरी नहीं है। मैं ये कहता हूं अगर आप निवेशक हैं और स्मॉल कैप में निवेश करना चाहते हैं, तो उस दिन निवेश करिए जब आपका होराइजन मिनिमम 7 साल का हो। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की हिस्ट्री ये बताती है कि 7 साल के दौरान कोई भी म्यूचुअल फंड जो है, जब आप लगातार एसआईपी करते हैं किसी म्यूचुअल फंड में, तो आपको नेगेटिव रिटर्न्स नहीं देता। अब आप बोलोगे संजय सर ये 7 साल में निवेश करूं और मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दे, मैं तो 7 साल में एफडी हमारे को बहुत अच्छा रिटर्न्स दे देती है, तो नो प्रॉब्लम। अगर आप एफडी वाले इन्वेस्टर हो तो आप एफडी कर लो। पर अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में आ रहे हो तो 7 साल से पहले यहां नजर भी मत लगाना। तो पीरियोडिक रिटर्न्स की 6 महीने में क्या हुआ, 12 महीने में क्या हुआ, 2 साल में क्या हुआ, 3 साल में क्या हुआ, ये स्मॉल कैप के लिए मैटर ही नहीं करता है। यू आर देन नॉट अ स्मॉल कैप इन्वेस्टर, चाहे आपको अच्छा लगे कि बुरा लगे। यू आर नॉट अ स्मॉल कैप इन्वेस्टर। और अगर आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है तो 7 ईयर्स का टाइम फ्रेम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात होगी, तो टाइमिंग का कोई मैटर ही नहीं करता स्मॉल कैप में। अब मैं आपको रिसेंट एक डेटा देता हूं, अभी जो पिछले क्वार्टर की अर्निंग्स क्लोज हुई है उसमें से ऑलमोस्ट टॉप 500 कंपनीज का रिजल्ट आ गया। मजेदार बात यह है कि इसमें जो प्रॉफिट ग्रोथ हुई है सबसे ज्यादा, वो स्मॉल कैप कैटेगरी में हुई है। कुछ कुछ केसेस में 39% की ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ हुई है, पर औसतन भी 20% 25% के आसपास हुई है, जबकि लार्ज कैप में ये नंबर 8 से 13% का है। तो देखिए लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप में ही क्षमता है वो लार्ज कैप बनेगी। आप बात समझ लीजिए कि छोटी कंपनी ही बड़ी कंपनी बनती है। बड़ी कंपनी बहुत बड़ी बन सकती है, पर छोटी कंपनी बड़ी बनती है तो बड़ा मल्टीप्लायर होता है। इसको ऐसे समझिए कि आज अगर रिलायंस को 10 गुना होना है, तो 20 लाख करोड़ की कंपनी को 200 लाख करोड़ का होना पड़ेगा। पर एक कंपनी है जो 5,000 करोड़ की है, 10,000 करोड़ की है, उसको 10 गुना होना है तो उसको 1 लाख करोड़ होना पड़ेगा। किसके लिए इजी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी जो है वो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देगी ही देगी, बिल्कुल देगी। बट अगर आप उसको 6 महीने 12 महीने 18 महीने में देखोगे तो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, और वॉलेटिलिटी ज्यादा होने के कारण से आपके रिटर्न्स उसमें अच्छे नहीं बनते। तो भाई छोड़ दीजिए ये 12-18 महीने देखना, 6 महीने देखना, 7 साल का होराइजन है तो स्मॉल कैप में आएंगे। जवाब पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। अब अगला क्वेश्चन फिर से इंश्योरेंस पे आ गया। Should I buy health insurance if I have emergency fund of 20 lakhs in my account? If yes, is it better to include my parents in it? They are both above 50 years. बहुत ही हाई क्वालिटी क्वेश्चन है। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, और इसको बात को समझने के लिए समझिए कि इमरजेंसी फंड अलग होता है, हेल्थ इंश्योरेंस अलग होती है। इमरजेंसी फंड इज टू प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट लॉस ऑफ इनकम। मतलब अगर आप नौकरी करते हैं, फ्रीलांसर हैं, बिजनेस चला रहे हैं, आपकी इनकम बंद हो जाए किसी कारणवश, आपको जॉब से निकाल दिया जाए, कोविड जैसी सिचुएशन आ जाए कि सबकी इनकम खत्म हो गई है उस टाइम के लिए, तो भाई उस चीज के लिए होता है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड आपके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए नहीं होता है। मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए होता है मेडिकल इंश्योरेंस, और वो आपको लेना चाहिए। अब इसमें आपका प्रश्न है कि लेना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल लेना चाहिए। अब आप भी देख रहे हैं जो हेल्थ कॉस्ट है वो सालाना 15% से ग्रो कर रही है, यानी हर 4-5 साल में ये डबल हो रही है। तो भाई मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि एक बार अगर आपको लगे ना कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, तो एक बार किसी हॉस्पिटल में जाके उनका मेन्यू कार्ड पढ़ लेना, अगले सेकंड बाहर निकल के अपनी हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लोगे। तो हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन आपका ये था कि अगर मेरे पेरेंट्स दोनों 50 साल से ऊपर है तो मैं उनको रखूं क्या अपनी इंश्योरेंस में? बिल्कुल मत रखना। देखिए जब पेरेंट्स ओल्ड हो जाते हैं, एज ज्यादा हो जाती है, तो उनकी हेल्थ कंडीशन अलग होती है, उनके प्रीमियम्स अलग होते हैं। आप यंग है तो आप 2 अलग इंश्योरेंस ले लीजिए। एक इंश्योरेंस अपने लिए ले लीजिए, अगर आप मैरिड हैं तो अपनी वाइफ के लिए, बच्चों के लिए एक फ्लोटिंग पॉलिसी ले लीजिए, और अगर आपके पेरेंट्स भी साथ में तो पेरेंट्स के लिए अलग पॉलिसी ले लीजिए। नहीं तो उनके प्रीमियम का बोझ भी आपके प्रीमियम पे आ जाएगा, उनकी हेल्थ कंडीशंस की जो इश्यूज हैं वो भी आपके प्रीमियम को इंक्रीज कर देंगे। तो 2 इंश्योरेंस लीजिए, एक अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए जो अपनी वाइफ और स्पाउस और बच्चों के लिए ले लीजिए, और एक अपने पेरेंट्स के लिए अलग से ले लीजिए। ऑब्वियसली इसमें भी आप जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि डिट्टो से बात कर सकते हैं, या मैं भी डिट्टो की वेबसाइट यूज करता हूं ये सारी इंफॉर्मेशन के लिए, और ऑब्वियसली मैंने खुद भी इंश्योरेंस खरीदी हुई तो मैं ये सारी चीजें करता हूं, चेक करता हूं। आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, या तो उनकी वेबसाइट पे चले जाइए, या नहीं तो 30 मिनट्स का कॉल बुक कर दीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके थ्रू कर लीजिए। बट येस, हेल्थ इंश्योरेंस इज सेपरेट फ्रॉम इमरजेंसी फंड, और हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है। पेरेंट्स की अलग ले लीजिए, अपने लिए अलग ले लीजिए। जवाब पसंद आया तो एक बार लाइक जरूर कर देना। ओके, हियर कम्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। कैन वी अर्न रेगुलरली 2 to 3% पर मंथ फ्रॉम द शेयर मार्केट? ओ हो, क्या बात है, क्या प्रश्न है, मजा आ गया, मजा आ गया। एक भाई साहब है जिनका नाम है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट 1965 से मार्केट में है, और 1965 से लेके आज तक उन्होंने 19.9% पर एनम से अपना पैसा ग्रो किया है। यानी बंधु वो भी 2% पर मंथ ना कमा पाए। आप तो 2 से 3 कह रहे हो, मैं कह रहा हूं वो भी 2% पर मंथ ना कमा पाए। ठीक है, और
छोटे कैपिटल पे कमाना, बड़े कैपिटल पे कमाना, दोनों में बहुत फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क होता है। और मजेदार बात यह है कि अगर आप वॉरेन बफेट के रिटर्न्स की लिस्ट देखेंगे तो ऐसे कई दौर आए हैं जब उनके पोर्टफोलियो 20%, 30%, 50% तक एक एक साल में नीचे गया है। तो उस टाइम पे तो आप झेल ही नहीं पाओगे भाई। इसलिए वो कहते हैं कि टिल द टाइम यू कांट सी योर पोर्टफोलियो डाउन बाय 50%, डोंट एंटर दी इक्विटी मार्केट्स। जब तक आप अपने पोर्टफोलियो को 50% नीचे जाता हुआ ना देख सको, तब तक इक्विटी मार्केट्स में मत आओ। तो भाई इसका जवाब है क्लियर नो। कंसिस्टेंटली 2 से 3% कमाना शेयर मार्केट से ऑलमोस्ट नामुमकिन है। छोटे कैपिटल पे कुछ ट्रेडिंग करके किया जा सकता है, पर जब कैपिटल बड़ा हो जाता है तो ये सब करना क्लोज टू नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, बड़ा कैपिटल जो मैं कह रहा हूं वो है कि अगर आप 10 करोड़, 20 करोड़, 5 करोड़ इस लेवल पे कर रहे हैं, और आप छोटे कैपिटल से 10-20 लाख से कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई ऑप्शन स्ट्रेटजी होगी या कोई फ्यूचर स्ट्रेटजी होगी जो कुछ हद तक आपको रिटर्न दे सके, पर वो रिस्क बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मैं कहता हूं भाई कुछ नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, ज्यादा नहीं ज्यादा देर कमाने की सोचो और आराम से लंबे समय के लिए निवेश करो। ये 2 से 3% की अपेक्षाएं बंद कर दो। अगर आपने 14-15% भी सालाना कमा लिया ओवर अ स्पैन ऑफ 20 ईयर्स, तो आपसे बड़ा राजा कोई नहीं होगा मार्केट्स में। ठीक है, तो भाई इसके साथ जो है मेरे सारे क्वेश्चंस के जवाब मैंने दे दिया। मेरे को 6 क्वेश्चन कवर करने थे, मैंने 6 के 6 कवर कर लिया। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ये बड़ा कैंडिड सा मेरा वीडियो था। ठीक है, इसमें मैंने कोई बहुत ज्यादा स्क्रिप्टिंग नहीं करी है, कोई मैंने बहुत ज्यादा ये सोचा नहीं, मेरे जो एक्सपीरियंसेस है उसके हिसाब से मैंने आपके साथ बात शेयर करी है। और आप लोग इसी तरह से मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं एक और ऐसी वीडियो करूंगा। अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, अगर मेरे को 500 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो भाई मैं एक और वीडियो करूंगा, फिर मैं वीडियो की ऐसी सीरीज बना दूंगा Q&A की, जिसमें आपके प्रश्न मेरे जवाब, आपके प्रश्न मेरे जवाब होते रहे। पसंद आया तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और हाँ, अगर अभी भी हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर, लाइफ इंश्योरेंस को लेकर प्रॉब्लम्स है, तो ट्विटर का लिंक नीचे दिया हुआ है, उस पर जाकर अपने 30 मिनट्स की फ्री कॉल बुक कर लेना। सो दिस इज संजय कतुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।